Hello students and welcome to one more session of my online biology classes called Biology Simplified. मैं हूं डॉक्टर श्यामला शाह और मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर। हम लोग स्टैंडर्ड 11 स्टेट टेक्स्ट बुक का बायोमोलिक्यूल्स टॉपिक कर रहे हैं। ऑलराइट, और ये जो पार्ट है दिस इज पार्ट 7। जो स्टूडेंट्स पहले से देख रहे हैं उनको पता है, जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है वो प्रीवियस वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। ऑलराइट, बायोमोलिक्यूल्स का टॉपिक इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन इन कॉलेज एंड नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। लंबा चैप्टर है और बहुत सारे डिटेल्स हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज डोंट फॉरगेट कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। बेल आइकॉन दबा दीजिए, जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू ऑल दो स्टूडेंट्स जो कंटिन्यूअसली मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर रहे हैं, वो जारी रखिएगा। बहुत स्टूडेंट्स ने मुझे कांटेक्ट किया है पर्सनली, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द सपोर्ट। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अभी लास्ट टाइम हमने प्रोटीन का स्ट्रक्चर का जो है इंट्रोडक्शन वगैरह किया था, और हमने देखा था कि प्रोटीन्स कैन बी एसिडिक हो सकते हैं या बेसिक हो सकते हैं, डिपेंडिंग कि उनके अंदर किस तरीके के अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है। राइट, अभी हम आ जाते हैं क्लासिफिकेशन पे। तो क्लासिफिकेशन जो है ना, क्लासिफिकेशन किसी भी चीज का हम अलग अलग क्राइटेरिया या अलग अलग प्रॉपर्टीज लेके क्लासिफाई कर सकते हैं, ये आपको पता है। राइट, तो प्रोटीन्स में भी क्लासिफिकेशन अगर हम स्ट्रक्चर को लेकर के करें, इफ वी टेक स्ट्रक्चर एज द क्राइटेरियन, तो हम प्रोटीन्स को कन्वीनियंटली 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके, लेट अस सी व्हिच आर दोस 3 कैटेगरीज। इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ। ओके, अब देखिए, पहला कैटेगरी वो है जिसको हम बोलते हैं सिंपल प्रोटीन्स, है ना। सिंपल प्रोटीन का मतलब क्या हो गया? सिंपल प्रोटीन मतलब क्या है? अगर मैंने इस प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस किया, हाइड्रोलिसिस अभी तक तो आपको पता है ना, पानी के मॉलिक्यूल से के हेल्प से हम बॉन्ड अगर ब्रेक करें प्रोटीन का, तो अगर हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं और हाइड्रोलिसिस के बाद ये प्रोटीन मुझे ओनली अमाइनो एसिड दे, मुझे और कोई भी दूसरा केमिकल या कोई भी दूसरा एंटिटी ना मिले, तो ऐसे प्रोटीन्स को हमने नाम दे दिया है सिंपल प्रोटीन्स। सो सिंपल प्रोटीन्स ऐसे प्रोटीन्स हैं जिनके हाइड्रोलिसिस के बाद मुझे ओनली अमाइनो एसिड जो है वो मिलता है। करेक्ट है। अब जनरली सिंपल प्रोटीन्स जो हैं ये सॉल्युबल होंगे, या तो एक सिंगल सॉल्वेंट में या मल्टीपल सॉल्वेंट्स में सॉल्युबिलिटी इनकी हो सकती है। करेक्ट है। सिंपल प्रोटीन की सॉल्युबिलिटी पानी में होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ऑलराइट, जो हायर प्रोटीन्स हैं, अच्छा ये नहीं है सारे सिंपल प्रोटीन सॉल्युबल होंगे, हाँ ये कंफ्यूजन नहीं करना है। ओके, सिंपल प्रोटीन्स का जो प्रोबेबिलिटी होता है, चांस होता है कि वो पानी में डिसॉल्व हो जाए, वो चांस ज्यादा रहती है। करेक्ट है। नॉट एवरीथिंग विल बी सॉल्युबल, वो आपको याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल जो हिस्टोन प्रोटीन्स है, हमने याद है इधर देखा था प्रीवियस इसमें, हिस्टोन प्रोटीन्स जो डीएनए के साथ में एसोसिएटेड होते हैं, याद है क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर में, है ना। तो ये जो हिस्टोन्स हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन का जो हिस्सा है, ये पानी में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है। अच्छा, जो ग्लोब्यूलर मॉलिक्यूल्स हैं, ग्लोब्यूलर का मतलब क्या है? ग्लोब शेप्ड या राउंड, ओके, स्फेरिकल जिनका शेप होता है। तो जब ये सिंपल प्रोटीन्स हैं तो उनमें फोल्डिंग वगैरह कुछ इस तरीके से होती है कि उनका शेप राउंडिश, स्फेरिकल, बॉल शेप्ड और समथिंग ऐसे, जनरली वी कॉल इट ग्लोब्यूलर। ओके, मॉलिक्यूल्स जो हैं ये हीट से कोएगुलेट नहीं होते हैं। ओके, सो जो हिस्टोन प्रोटीन का मॉलिक्यूल है वो पानी में सॉल्युबल भी है। ऑलराइट, वो ग्लोब्यूलर है स्ट्रक्चर में, राउंडिश है शेप में। ठीक है। और जब भी हम इनको हीट करते हैं ना, गर्म करते हैं, तो इनकी कोएगुलेशन नहीं होती। व्हाट इज कोएगुलेशन? कोएगुलेशन एक तरीके का डैमेज है प्रोटीन का, कि जब भी हम किसी प्रोटीन को बहुत ज्यादा हीट कर देते हैं, तो कुछ प्रोटीन्स ऐसे हैं जिनका स्ट्रक्चर डैमेज होता है, और जब स्ट्रक्चर डैमेज होता है तो वो गट्ठे बन जाते हैं। ओके, तो रादर देन सॉल्युबल होने के बजाय वो ऐसे गट्ठे गट्ठे बन के बाहर निकल जाते हैं। एक सिंपल मैं एग्जांपल आपको दे सकती हूँ। ओके, यहाँ पे जैसे अगर आपने अंडे देखे हैं, है ना, तो जब ये अंडे कुक्ड नहीं है, उबाले हुए नहीं है, ऐसे ही अगर हम हाथ में पकड़ते हैं तो उसके अंदर लिक्विड होता है ना, वो लिक्विड प्रोटीन रिच लिक्विड है। करेक्ट है। अभी जब भी हम उसको हीट करते हैं तो क्या होता है, वो प्रोटीन हार्ड हो जाता है ना, लिक्विड फॉर्म से गट्ठे बन के बिल्कुल हार्ड हो जाता है, कड़क टाइप में हो जाता है। दैट इज कोएगुलेशन। कोएगुलेशन के वक्त प्रोटीन का जो नेटिव स्ट्रक्चर है वो नेटिव स्ट्रक्चर डैमेज होता है। करेक्ट है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है,
कि ये हिस्टोन के जो ग्लोबुलर मॉलिक्यूल्स हैं ये हीट से जल्दी कोएगुलेट जो है वो नहीं होते हैं, ये इनकी प्रॉपर्टी है. ओके, इट्स अ प्रॉपर्टी. ऑन द अदर हैंड एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन जो है ये भी एक ग्लोबुलर प्रोटीन है, सिंपल प्रोटीन है, पानी में सॉल्युबल है, लेकिन ये कोएगुलेट होता है. करेक्ट है. अभी मैंने जो आपको एग्जांपल दिया ना अंडों का, है ना, अंडों के अंदर प्रिंसिपल प्रोटीन एल्ब्यूमिन होता है. राइट. सो एल्ब्यूमिन बहुत सारे जगह पे है, लेकिन मैंने आपको बस एग्जांपल देने के लिए, क्योंकि अंडों का उबलना ज्यादातर लोगों को पता है कि ओके दिस इज व्हाट ये होता है. राइट. कि जैसे ही हमने उबाल दिया वो हार्डन होता है, तो उस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं हम? वी कॉल इट कोएगुलेशन. करेक्ट है. सो एल्ब्यूमिन्स जो हैं ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब नेचर में कई जगह आपको एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स मिल जाते हैं. ऑलराइट. एल्ब्यूमिन एंड हिस्टोन दोनों सिंपल प्रोटीन्स हैं. करेक्ट है. लेकिन दोनों का हीटिंग के बाद का रिएक्शन अलग है. जो आपके एल्ब्यूमिन्स हैं ये कोएगुलेट होते हैं और हिस्टोन्स जो है कोएगुलेट नहीं होते. राइट. एल्ब्यूमिन्स वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है इन नेचर. फॉर एग्जांपल एग एल्ब्यूमिन हो गया, सेरम एल्ब्यूमिन हो गया. ओके, सेरम मतलब हमारे ब्लड के सेरम में भी एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स होते हैं. ओके. लेग्यूमिलिन हो गया. लेग्यूमिलिन जो है ये हमारे पल्सेस में, लेग्यूम्स में, जैसे मूंग हो गया, चना हो गया, है ना, इसके अंदर जो प्रोटीन है ये भी एक तरीके का एल्ब्यूमिन है. ऑलराइट. इसको हम लेग्यूमेलिन बोलते हैं, सो दैट वी डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम एनिमल एल्ब्यूमिन. ओके. तो जो प्लांट का या पल्सेस का एल्ब्यूमिन है उसको हम लोग नाम लेग्यूमेलिन देते हैं, एक तरीके का एल्ब्यूमिन ही है. करेक्ट है. स्टूडेंट्स ऑब्वियसली आपको एग्जाम्पल्स जो है वो रिटन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है. करेक्ट है. ओके. ठीक है. अब नेक्स्ट वाला देख लेते हैं. हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं प्रोटीन्स का. तो सिंपल प्रोटीन्स हमने देख लिया कि हाइड्रोलिसिस में हमें ओनली अमाइनो एसिड्स मिलते हैं. ऑलराइट. अब कॉन्जुगेटेड प्रोटीन देखते हैं. कॉन्जुगेशन का वर्ड का मतलब ही कुछ होता है कि किसी को किसी के साथ में जोड़ना, दैट इज कॉन्जुगेशन. करेक्ट. सो ऑब्वियसली कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स क्या होंगे? सिंपल प्रोटीन है लेकिन उसको किसी और नॉन प्रोटीन पदार्थ के साथ में कनेक्ट किया जा गया है या यूनाइट किया गया है. सो व्हाट आर कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स? आपने एक सिंपल प्रोटीन ले लिया और उसको किसी नॉन प्रोटीन ग्रुप के साथ में कनेक्ट कर दिया. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक सिंपल प्रोटीन ले लिया और उसको कनेक्ट कर दिया केमिकली, ऑफ कोर्स बॉन्डिंग से, ओके, आपने उसको कनेक्ट कर दिया विथ सपोज आयन. करेक्ट है. तो आपको क्या मिला? आपको मिल गया हेमोग्लोबिन. राइट. ये जो प्रोटीन नॉन प्रोटीन पार्ट होता है ना, जिसके साथ में हम सिंपल प्रोटीन को कनेक्ट करते हैं, उस नॉन प्रोटीन पार्ट का नाम है प्रोस्थेटिक ग्रुप. ओके. प्रोस्थेसिस मतलब समथिंग दैट इज आर्टिफिशियली एडेड. करेक्ट है. तो जैसे आर्टिफिशियल हाथ, आर्टिफिशियल पैर, इसको हम प्रोस्थेसिस बोलते हैं. तो प्रोस्थेटिक ग्रुप मतलब क्या? वो चीज जो प्रोटीन नहीं है लेकिन प्रोटीन के साथ में ऐड करके उसको एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन बनाया गया है. करेक्ट है. ये आपको अंडरस्टैंड करना है. सो सिंपल प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन ग्रुप या प्रोस्थेटिक ग्रुप इज इक्वल टू कॉन्जुगेटेड प्रोटीन. करेक्ट है. तो इन दिस केस एग्जाम्पल लिया गया हेमोग्लोबिन का. तो आप जो है ग्लोबिन प्रोटीन लेते हैं, जो एक सिंपल प्रोटीन है, अगेन स्फेरिकल टाइप का प्रोटीन है. ओके, सॉल्युबल प्रोटीन है, और उसमें आपने प्रोस्थेटिक ग्रुप ऐड कर दिया. ठीक है. एक पिगमेंट जिसका नाम है हेम, और वो हेम पिगमेंट के अंदर क्या है? आयरन है. ओके, यू हैव आयरन. सो ये एक मेटालिक पार्ट है, ये प्रोटीन पार्ट नहीं है. तो इस प्रोस्थेटिक ग्रुप को, हेम प्रोस्थेटिक ग्रुप को, आपने ग्लोबिन प्रोटीन के साथ में केमिकली ऐड कर दिया है, जिसको हमने नाम दिया कॉन्जुगेशन. कॉन्जुगेशन प्रोसेस होने के बाद यू गेट अ फाइनल प्रोटीन जिसका नाम है हेमोग्लोबिन. है ना. इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. करेक्ट है. तो सिमिलरली दूसरा एग्जांपल अगर आप लेंगे तो न्यूक्लियो प्रोटीन एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, जहां पे सिंपल प्रोटीन के साथ में हमने न्यूक्लिक एसिड को प्रोस्थेटिक ग्रुप के तौर पे ऐड किया है. करेक्ट है. तो प्रोटीन अगेन आपने सिंपल प्रोटीन लिया, उसमें आपने न्यूक्लिक एसिड ग्रुप को कॉन्जुगेट कर दिया केमिकली और उसको अटैच कर दिया. करेक्ट है. तो ये हो गया आपका और एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन विच इज कॉल्ड न्यूक्लियो प्रोटीन. है ना. न्यूक्लियो प्रोटीन आपके क्रोमोसोम्स को बनाते हैं. सो डीएनए प्लस हिस्टोन्स गिव्स यू न्यूक्लियो प्रोटीन, और इस चीज से आपके न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स या क्रोमैटिन स्ट्रक्चर जो है वो तैयार होता है. करेक्ट है.
अब इस बेसिस पे मतलब किस बेसिस पे? प्रोस्थेटिक ग्रुप के प्रेजेंस के बेसिस पे हम प्रोटीन्स को फर्दर 2 हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक्चुअली काफी सारे क्लासिफिकेशंस हैं, ये कुछ उन्होंने बस एग्जांपल्स आपको दिए हैं कि हम इसको ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड म्यूकोप्रोटीन्स में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, म्यूकोप्रोटीन्स मतलब क्या? इसमें कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं, करेक्ट है। अब यहाँ पे आप देखिए, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ग्लाइकोप्रोटीन एक तरीके का म्यूकोप्रोटीन ही है। ओके, दो स्टूडेंट्स जो टेक्स्ट बुक लेके बैठे हैं, या तो फिर अगर आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं तो कहीं पे आप नोट्स जरूर बना रहे होंगे, तो वहां पे नोट्स में जरा इसको करेक्ट कर दीजिए। ये ग्लाइकोप्रोटीन म्यूकोप्रोटीन एक ही टाइप के हैं एक्चुअली, जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, करेक्ट है। और जो सेकेंड टाइप है वो लाइपोप्रोटीन है, जिसमें लिपिड एंड प्रोटीन का कॉम्बिनेशन होता है, करेक्ट है। सो म्यूकोप्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन दोनों में कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है। ग्लाइको जनरली हम तब यूज करते हैं जब सिंपल शुगर जैसे कि ग्लूकोज को ऐड किया जाता है। ओके, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रोटीन के ऊपर किसी भी कार्बोहाइड्रेट को आपने अगर कॉन्जुगेट कर दिया तो वो म्यूकोप्रोटीन टाइप में आ जाता है, करेक्ट है। कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल म्यूसिन जो सलाइवा के अंदर होता है, हेपारिन जो ब्लड में होता है। हेपारिन जो है आपके ब्लड को क्लॉटिंग होने से बचाता है, इट्स अ एंटी कोएगुलेंट जो नेचुरली हमारे ब्लड में पाया जाता है, सो दैट हमारा ब्लड जो है वो आर्टरीज और वेन्स में क्लॉट्स फॉर्म ना करे। ओके, तो हेपारिन जो है दैट इज अ म्यूकोप्रोटीन। सिमिलरली हमारे सलाइवा में म्यूसिन होता है, वो भी म्यूकोप्रोटीन है। म्यूकोप्रोटीन इज इक्वल टू कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। ओके, सो कंफ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट्स। इट इज जस्ट दैट हमने अलग अलग टर्म्स यूज किए सो दैट क्लैरिटी आ जाती है जब हम आंसर्स लिखते हैं। ओके, बाकी कंफ्यूज होने की कोई बात ही नहीं है, वेरी सिंपल। अगर आप मीनिंग समझ के स्टडी करते हैं तो इट्स वेरी सिंपल और आपको याद भी तुरंत हो जाएगा, राइट। फिर आते हैं लाइपोप्रोटीन्स। लाइपोप्रोटीन्स जो है ये लिपिड प्लस प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है ना, लिपिड प्लस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जाम्पल, ओके, जैसे कॉन्जुगेट प्रोटीन्स हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं। ओके, दीज आर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स जिसमें लिपिड प्लस प्रोटीन, कभी कभी लिपिड प्लस प्रोटीन प्लस ग्लूकोज भी होते हैं। सो दीज आर कॉम्प्लेक्स बिल्कुल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमें ऐसे लाइपोप्रोटीन्स दिखते हैं, करेक्ट है। मिल्क में हमें लाइपोप्रोटीन्स दिखते हैं। सो द टू मेजर टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स जो आपका टेक्स्ट बुक आपको बता रहा है वो म्यूकोप्रोटीन्स एंड लाइपोप्रोटीन्स। म्यूकोप्रोटीन्स में प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट, लाइपोप्रोटीन में प्रोटीन प्लस लिपिड। ओके, बिल्कुल सिंपल है एंड एग्जांपल्स आपको याद करने हैं, करेक्ट है। ओके, फिर हम आते तीसरे कैटेगरी पे जिसको हम बोलते हैं डिराइव्ड। डिराइव्ड का मतलब क्या है? डिराइव्ड मतलब किसी चीज से किसी चीज को निकाल कर बाहर लेना, दैट इज अ डेरिवेशन, डिराइव, है ना। तो डिराइव्ड ऑटोमेटिकली आपको समझ जाना चाहिए कि हम उसको डिराइव कर रहे हैं। ओके, नेचर ने उसको वैसे नहीं बनाया। तो डिराइव्ड प्रोटीन्स आपको नेचर में जनरली नहीं मिलेंगे, दे आर नॉट फाउंड। ओके, डिराइव्ड प्रोटीन्स नेचर में आपको नहीं मिलेंगे। ओके, जब भी हम नॉर्मल प्रोटीन्स को केमिकली ट्रांसफॉर्म करते हैं फैक्ट्रीज में या लैब्स में, ओके, तो जो प्रोटीन हमें नेटिव प्रोटीन या नेचुरल, नेटिव मतलब नेचुरल, नेटिव या नेचुरल प्रोटीन से, ओके, जब भी हम उसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो जो छोटे बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं या डिराइव्ड प्रोटीन्स बनते हैं, ओके, इनको हमने नाम दिया है डिराइव्ड प्रोटीन। फॉर एग्जाम्पल मेटा प्रोटीन हो गया, पेप्टोन्स हो गए, ये सब डिराइव्ड प्रोटीन्स है। ये हम क्यों करते हैं? अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। जैसे आपके प्रोटीन पाउडर्स हैं मार्केट में जो मिलते हैं, ओके, आपके प्रोटीन शेक्स हैं, ड्रिंक्स हैं, ओके, कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं, या तो जब भी हम बैक्टीरियोलॉजी करते हैं तो बैक्टीरिया को लैब में ग्रो करने के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। तो ये सब चीजें केमिकली सिंथेसाइज होती है नॉर्मल प्रोटीन्स को मॉडिफाई करके या उनको केमिकली ट्रीट करके। तो ये जो एंड प्रोडक्ट्स हैं इनको हमने डिराइव्ड प्रोटीन ये नाम दे दिया है, करेक्ट है। ओके, सो दैट इज वेयर वी फिनिश विद द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन्स। एंड एक मतलब सिंपल चीज है, मैं बार बार ये बहुत सारी वीडियोस में बोलती हूँ, ये स्टूडेंट्स व्हेनेवर यू आर स्टडिंग, छोटे नोट्स बनाने के लिए ट्राई कीजिए, तो आगे जाके वो आपको वाइल स्टडिंग वाइल रिविजन आपको काम में आता है। ऑलराइट, देन वी कम टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट जिसको हमने नाम दिया है न्यूक्लिक एसिड्स।
ओके, न्यूक्लिक एसिड्स का इंट्रोडक्शन जो है वो शुरू करते हैं, राइट। अब एक स्विट्जरलैंड के स्विस जो बायोकेमिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक माइस्चर, ओके, फ्रेडरिक माइस्चर जो है उन्होंने फर्स्ट टाइम न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी की थी और उनको केमिकली आइसोलेट या सेपरेट किया था बाकी के सारे पूरे मिक्सचर से। और उसको कहाँ से किया था? पस जो होता है ना, जब भी हमें लग जाता है, इंजरी होती है, तो जो पस वहां पे फॉर्म होता है ना, उस पस सेल्स में से उन्होंने डीएनए को मतलब न्यूक्लिक एसिड को आइडेंटिफाई और सेपरेट किया था, राइट। जो सेपरेशन का पार्ट या आइसोलेशन का पार्ट हुआ था वो हुआ था 1869 में, ओके। एंड 1938 में, ओके, बहुत सारे साइंटिस्ट ने स्टडी कर करके उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं ये दो बेसिक टाइप के हैं। एक जिसका नाम हमने दिया डीएनए, विच इज डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। स्टूडेंट्स, आपको डीएनए एंड आरएनए का फुल फॉर्म राइटिंग में विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक आपको आना चाहिए, ओके। कई बार ये होता है कि हमने शॉर्ट फॉर्म तो सुना हुआ होता है, लेकिन अगर पूछ लो कि फुल फॉर्म क्या है वो नहीं आता, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। यू हैव टू नो द एंटायर स्पेलिंग। सो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। एंड जो सेकेंड टाइप है वो आरएनए है जिसका हमने नाम दिया है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। सो राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस, ओके। डीएनए क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। इसके अलावा सारे यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक सेल्स में, ओके, मेन मटेरियल जो होता है वो डीएनए होता है, ओके। डीएनए जो है ये हेरिडिटरी मटेरियल है काफी सारे ऑर्गेनिजम्स में। हेरिडिटरी मटेरियल मतलब एक जो कैरेक्टरिस्टिक्स सेल के पास ऑन होते हैं एक पेरेंट सेल से डॉटर सेल में, ये किसके थ्रू होता है? डीएनए के थ्रू होता है। तो इसको हम बोलते हैं हेरिडिटरी। हेरिडिटरी मतलब वारसागत तौर पे जो मिलता है, ओके, दैट इज हेरिडिटरी। न्यूक्लिक एसिड्स, ओके, हमारे सेल्स में पाए जाने वाले सबसे बड़े या लार्जेस्ट मॉलिक्यूल्स में से हैं, ओके। तीन तरीके के मॉलिक्यूल से न्यूक्लिक एसिड्स बनते हैं। फर्स्ट वाला है एक शुगर जिसमें 5 कार्बन एटम्स हैं, सो वी कॉल इट 5 कार्बन शुगर, ओके। ये 5 कार्बन शुगर या तो डीऑक्सीराइबोस होता है या तो राइबोस होता है, करेक्ट है। सेकेंड चीज फॉस्फोरिक एसिड, और तीसरा नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस। इसको अभी हम डिटेल में देखेंगे जब भी हम स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, ठीक है। ये तीनों चीजें जब एक साथ में ज्वाइन होती हैं तो आपको एक छोटा मॉलिक्यूल मिलता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, है ना। तो स्टूडेंट्स, अभी हम क्या स्टडी कर रहे हैं? हम पॉलीमर स्टडी कर रहे हैं ना। हर पॉलीमर का एक मोनोमर होना चाहिए, ये तो आपको पता है। तो न्यूक्लिक एसिड का मोनोमेरिक यूनिट न्यूक्लियोटाइड होता है। क्या कहा मैंने? न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर न्यूक्लियोटाइड होता है। और एक न्यूक्लियोटाइड कितने चीजों से बनता है? ये 3 कंपोनेंट्स या 3 तरीके के मॉलिक्यूल से बनता है। एक 5 कार्बन शुगर, एक फॉस्फोरिक एसिड और एक नाइट्रोजन बेस। 3 चीजें बन के मिलके सिर्फ एक मोनो, ओके, मर बनता है न्यूक्लिक एसिड का। सो अंडरस्टैंड कि इसका मोनोमर ही इतना बड़ा है तो पूरा पॉलीमर कितना बड़ा होगा, करेक्ट है। इसीलिए डीएनए और आरएनए, जो डीएनए है वो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है इन कंपैरिजन टू अदर मॉलिक्यूल्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स के कंपैरिजन में, प्रोटीन्स के कंपैरिजन में, फैट्स के कंपैरिजन में डीएनए जो है ये काफी बड़ा मॉलिक्यूल हो जाता है, करेक्ट है, ओके। अब आगे चलते हैं। 1924 में एक साइंटिस्ट थे फर्ल्जन, जिन्होंने ये साबित किया कि क्रोमोसोम्स जो है हमारे, है ना, उनके अंदर भी डीएनए होता है। फर्दर उन्होंने ये भी बताया कि न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर 2 तरीके के बेसिस होते हैं, ओके। अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये जितने भी स्ट्रक्चर्स है ना, ये स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं नाइट्रोजन बेसिस, ओके। बेसिस व्हाई? बिकॉज दे बिहेव बेसिक, उनका जो केमिकल नेचर है वो बेसिक है, नॉट एसिडिक, ओके। सो उन्होंने एस्टैब्लिश किया कि न्यूक्लिक एसिड में 2 कैटेगरीज के बेसिस हैं। एक कैटेगरी को उन्होंने नाम दे दिया पायरिमिडीन। क्या नाम है? पायरिमिडीन। और दूसरा है प्यूरिन, करेक्ट है। सो पायरिमिडीन तरीके के बेसिस और प्यूरिन तरीके के बेसिस, करेक्ट है। तो 2 पायरिमिडीन्स और 2 तरीके के प्यूरिन्स होते हैं आपके डीएनए मॉलिक्यूल में। पायरिमिडीन का नाम है साइटोसाइन और थाइमिन, करेक्ट है। और प्यूरिन का नाम है एडेनाइन और ग्वानिन, ऑलराइट।
ये नेम्स अगर आपके लिए नए हैं और पहले आपने सुने नहीं है तो थोड़ा सा इनके ऊपर ध्यान देके राइट करके प्रैक्टिस कीजिए। ओके, अब जब ये साबित हो गया तो फिर और कुछ साइंटिस्ट थे, विल्किंस और उनके साथी। ओके, उन्होंने दिखाया कि प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन बेसिस जो हैं, राइट, ये डीएनए मॉलिक्यूल में बिल्कुल एक परफेक्ट डिस्टेंस पे एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक लगे हुए हैं स्ट्रक्चरली। और ये डिस्टेंस कितना था? एक प्यूरिन और एक पायरिमिडिन के बीच में हमेशा डिस्टेंस 3.5 एमस्ट्रॉन्ग का, सॉरी 3.4 एमस्ट्रॉन्ग का मेंटेन किया जाता है। करेक्ट है? फर्दर डीएनए का कॉम्पोजिशन जो है उसमें आता है एक शुगर, राइट। अब ये शुगर है 5 कार्बन का शुगर है, तो इसका हमने नाम दे दिया है पेंटोज शुगर। इट इज अ पेंटोज शुगर जो डीऑक्सी राइबोस टाइप का है। हम डीएनए की बात कर रहे हैं, सो पेंटोज शुगर का नाम डीऑक्सी राइबोस है। फॉस्फोरिक एसिड है, इसको हम फॉस्फेट्स भी बोलते हैं। ओके, जब वो केमिकल कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं तो हम उसको फॉस्फेट बोलते हैं। और नाइट्रोजन के बेसिस हैं जिनमें नाइट्रोजन है, करेक्ट है, रिंग कंपाउंड के अंदर। आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा है रिंग के अंदर नाइट्रोजन है ना, इट्स अ हेट्रोसाइक्लिक रिंग। करेक्ट, आपने केमिस्ट्री में स्टडी किया होगा। तो ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग तरीके का जो स्ट्रक्चर है, दैट इज वाई इनको नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस या नाइट्रोजन बेसिस बोलते हैं। करेक्ट है? प्रिंसिपली बेसिस दो तरीके के हैं, पिरिमिडीन्स एंड प्यूरिन्स। पिरिमिडीन और प्यूरिन में क्या फर्क दिख रहा है आपको स्टूडेंट्स? आप इजीली देख सकते हैं इसको, है ना। प्यूरिन्स में डबल रिंग स्ट्रक्चर है और पायरिमिडीन में सिर्फ एक ही रिंग है। ये मेजर डिफरेंस है। करेक्ट है? तो अभी इसमें कंफ्यूजन जनरली होता है, राइट। साइटोसिन, यूरासिल, थायमिन ये पायरिमिडीन्स है और प्यूरिन्स जो है ये एडेनाइन एंड गुआनिन है। तो जनरली मैं जब क्लास में पढ़ाती हूँ अपने स्टूडेंट्स को तो मैं उनको क्या बोलती हूँ, जो नाम लिखने में बहुत बड़ा है ना, पाइरिमिडीन बहुत बड़ा नाम लग रहा है लेकिन इसका स्ट्रक्चर छोटा है, तो आप ऐसे ही याद कीजिए कि पाइरिमिडीन नाम बहुत बड़ा है लेकिन स्ट्रक्चर में सिर्फ एक ही रिंग है, तो स्ट्रक्चर छोटा। और यहाँ पे नाम छोटा लेकिन स्ट्रक्चर बड़ा, डबल रिंग स्ट्रक्चर है। अच्छा, फिर इसको याद कैसे किया जाए? तो अभी आप देखिए, साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन, है ना, CUT, कट। तो पायरिमिडीन बेसिस को याद कैसे करने का? पायरिमिडीन बेसिस आर कट, CUT, साइटोसिन, यूरासिल, थायमिन। तो बच जाते हैं ओनली गुआनिन एंड एडेनाइन जो प्यूरिन बेसिस हैं। करेक्ट है? तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं, राइट। पायरिमिडीन बेसिस जो हैं ये सिंगल रिंग या इनको हम मोनोसाइक्लिक बोलते हैं, राइट। जैसे मैंने अभी बताया, कट जो है ये पायरिमिडीन्स है। प्यूरिन जो है डबल रिंग है, इसका नाम हमने डाइसाइक्लिक दे दिया, दो रिंग्स है ना। तो एडेनिन एंड गुआनिन जो है ये प्यूरिन्स हो गए। करेक्ट है? यहाँ तक आपको समझ में आ गया? यहाँ पे इंट्रोडक्शन हमने स्टार्ट कर दिया है। ओके, तो वी विल स्टॉप द सेशन हियर और आगे का सेशन में नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, और आपको जो भी अच्छा लगे कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए या मुझे पर्सनली कांटेक्ट कीजिए। ऑलराइट, अगर आपको डाउट्स है और आप इंडिविजुअल बेसिस पे कोई भी क्लास या हेल्प सपोर्ट चाहते हैं तो मैं वो भी करती हूँ, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग, इंडिविजुअल चैप्टर्स पे या इवन कॉन्सेप्ट बेसिस पे, आवरली बेसिस पे, बड़े ही मिनिमम फीस में। ओके, आपके क्लासेस भी हो जाएंगे। आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मेरे सारे डिटेल्स ऑनलाइन दिए हुए हैं। थैंक यू वेरी मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू एंड कीप स्टडिंग।